अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। आज खुशियाँ बांटने से ज़्यादा ज़रूरी एक और बात मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी इफ़ यू कैन मेकिंग मैक्सिमम ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और ये मैंने क्यों आपसे कहा कि इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस कीजिए कि जिससे अगर दुनिया में बेहतरी आ रही है तो आपके इर्द गिर्द के लोगों में भी बेहतरी आनी चाहिए। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वेब 3, ये वो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये वो नई टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आजकल आ रही होंगी। और प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है कि जहाँ जो हमारा कॉमन मैन है, आम आदमी है, वो इस टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। और अगर कहीं उसने इस टर्मिनोलॉजी को सुना है तो वो ये नहीं जानता कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और इसका इस्तेमाल किस हद तक उसके लिए, उसके कारोबार के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, और क्या ये कोई रेवोल्यूशन है जो 2026 के बीच में हमारे सामने आ गई है, और इज़ इट जस्ट द एवोल्यूशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे आज के मेहमान प्रेसिडेंट अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक नाजिश अली साहब ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। पहले भी एक बार हमारे साथ एक एपिसोड कर चुके हैं, लेकिन आज ये जो टर्मिनोलॉजीज अभी मैंने आपके सामने बोली, मुझे इनके ऊपर बात करने के लिए डेफिनेटली एक ऐसे एक्सपर्ट की ज़रूरत थी जिनकी ग्रिप हो इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और नाजिश अली साहब का जो सबसे अच्छी बात है, जो अभी मैंने जुमला बोला कि आप कंट्रीब्यूशन उस वक्त दे पाते हैं जब आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या इदारों में इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं। ज़ाहिरी बात है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की अहमियत वो जो एक लर्निंग थ्योरी होती है उससे बहुत ज़्यादा कहीं वर्थ रखती है। यही वो रीज़न थी कि आज मैंने एक दफ़ा फिर से नाजिश अली भाई को इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम नाजिश जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, शुक्र करम अल्लाह। आप इतने बिजी हैं और मुझे पता है कि मैंने आपसे किस तरह टाइम लिया है, एक दफ़ा फिर से आप जब भी बुलाती मैं आ जाता। बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। इसमें कोई शक नहीं कि आप जब भी मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ मुझे आपकी तरफ से हमेशा यस में ही आंसर मिलता है, एंड दिस शोज़ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए मौजूद रहते हैं किसी भी इंसान के लिए। नाजिश भाई, ये जो चार मैंने चीज़ें बोली, फिनटेक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वेब 3 हो गया, फिर इसके साथ साथ ब्लॉकचेन का एक वर्ड हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। मुख्तसरन एक तो ये क्या चीज़ें हैं और दूसरा किस तरह से ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, इनका कनेक्शन क्या है आपस में? जी, आई थिंक सो के थैंक यू वेरी मच कि आपने दोबारा फिर मुझे कॉल किया। ये चारों चीज़ें आज के दौर की ज़रूरत हैं। ओके। आज अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो फिनटेक्स, AI, वेब 3 और ब्लॉकचेन, इन्हीं के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, फिनटेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। फिनटेक से फिनटेक्स स्टार्ट क्या करते है? हैं। फिनटेक्स जो है वो इनफैक्ट इट इज़ द कंपेंडियम ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन दोनों चीज़ों के ऊपर तो काम कर रही है। तो हम अगर ये कहें कि हर ऑर्गेनाइजेशन फिनटेक है तो वो भी गलत नहीं है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उस पर तो काम हो रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर फिनटेक जो है उसको हमने लिमिटेड क्यों कर दिया? हाँ। अब लिमिटेड इसलिए कर दिया कि हमने उसके, वैसे तो फिनटेक के 13 और 14 मॉडल्स हैं जो पूरी दुनिया में जिस पे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इन है वो है, सबसे पहला है कि पेमेंट सॉल्यूशंस। आप देख रही हैं जैज कैश है, आपके पास इजी पैसा है। बिल्कुल। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए लिया जाता है कि दीज आर ओनली दोज फिनटेक्स जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वेल नोन है। ऑल राइट। इनके अगर आप किसी के पास भी जाएं तो आप उससे कहते हैं कि भाई इजी पैसा या जायज़ कैश का अकाउंट है। बिल्कुल। तो ये इजी पैसा और जायज़ कैश के अकाउंट क्या हैं? अकाउंट तो बैंक्स के भी हैं। बिल्कुल। तो फिर इन्हीं को जो है ना क्यों इतना जो है अटेंशन मिली, और ये इस
असल में डिफरेंस ये है कि जो वॉलेट अकाउंट्स होते हैं, ओके, वॉलेट अकाउंट्स जो हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे बेस कर रहे होते हैं। तो जी। आपका मोबाइल नंबर का जो अकाउंट है वो वॉलेट अकाउंट होता है, वॉलेट अकाउंट है, जो बिल्कुल कि ठीक है। आपको बजाय आप बैंक में आपको नहीं जाना पड़ता कि आप हम्म, बैंक में जाएं, आप एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करें और बिल्कुल। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करेंगे तो बायोमेट्रिक होगी, वो सारे प्रोसेस जो है उसको आपने डिजिटल कर दिया और आपके अपने मोबाइल के ऊपर ही वो सारा प्रोसेस आप खुद कर ऑपरेट लेते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो अकाउंट जो है आपने घर बैठे ही आपका एक अकाउंट ओपन हो गया और उसकी एक्सेस जो है वो हर जो है ना एवरी इंडिविजुअल तक जो है उसकी एक्सेस चली गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इसलिए फिनटेक्स जो हैं वो इन हो गई। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारी फिनटेक्स हैं और ये बिलीव करें इस वक्त $350 बिलियन की मार्केट है। फिनटेक मार्केट इज सच अ ह्यूज मार्केट ग्लोबली, ठीक है। और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पेपॉल है, पायोनीर है जो है, इसके अलावा भी काफी सारी हैं, वॉइस है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब जो है ना फिनटेक्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इन फिनटेक्स के अंदर काम क्या हो रहा है? एक तो मैंने आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट सॉल्यूशंस। पेमेंट सॉल्यूशंस, आप बिल्कुल। एक दूसरे को जो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, इवन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी अब तो B2B भी होना शुरू हो गई। तो P2P जो ट्रांसफर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान फिनटेक्स ने आसान कर दी। अब फिनटेक्स का डिफरेंस विद कमर्शियल बैंक्स, विद माइक्रो फाइनेंस बैंक से डिफरेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। डिफरेंट ये है कि कमर्शियल बैंक्स के पास कमर्शियल बैंक इज एन अम्ब्रेला, और उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसकी जो कोर फोकस है, ठीक है, वो सिर्फ एक पेमेंट सॉल्यूशंस नहीं है। ऑल्दो के फिनटेक्स का जो मॉडल है, कमर्शियल बैंक सारी चीजें वही कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास भी डिजिटल बैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो है टूल्स हैं और उसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं। लेकिन उसका कोर बिजनेस ये नहीं है, उसके बहुत सी प्रोजेक्ट बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं, और वो उन सेगमेंट्स को, उन डिपार्टमेंट्स को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो सारी फिनटेक्स हैं। एक पेमेंट सॉल्यूशंस है, लेंडिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है। तो ये एक जो जिसके कोर बिजनेसेस जिन्होंने ये बना लिए अपने एक एक डिपार्टमेंट को। कमर्शियल बैंक के जो डिपार्टमेंट्स थे, जब लोगों ने उनके एक एक डिपार्टमेंट को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनटेक्स बन गए। बिल्कुल ठीक है। उसमें मैंने आपको पेमेंट सॉल्यूशंस की बात की, आपके इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरटेक की बहुत सारी फिनटेक्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की हैं, लेंडिंग की जो सिर्फ डिजिटल लेंडिंग कर रही हैं फिनटेक्स, तो वो बहुत सी फिनटेक्स हैं। तो नाजिश भाई, इससे ये जो आपके जो प्रॉपर बैंक्स होते हैं उसकी मार्केट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कभी भी नहीं पड़ सकता। नहीं पड़ सकता। देखिए, फिनटेक का एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक हो रहा है। उनका नंबर, उनके वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम्स तो और नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका एक रिस्ट्रिक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक फिनटेक जो है उसको कहा गया कि आप 1 मिलियन तक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ओके, लिमिटेड है। तो अब कमर्शियल बैंक के पास तो लिमिट ही नहीं है, लिमिट नहीं, आप बिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऑनलाइन की एक लिमिट दे दी गई। ठीक है। अब पूरी दुनिया में इस वक्त फिनटेक पढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान में भी BS फिनटेक हो रहा है। मेरा अगला सवाल यही था कि हमारे मुल्क में तो अभी तक नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज, इवन मेरा अपना जो है इंस्टीट्यूट हेले कॉलेज भी BS फिनटेक के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। लाइकवाइज इस तरह लाहौर यूनिवर्सिटी है, UMT है, ठीक है, UCP है, लम्स है, सारे इस पे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उस पे अफसोस भी हुआ। मेरे कुछ बहुत काबिल उस्ताद जो हैं उनसे मुलाकात भी हुई, फैकल्टी से जो यूनिवर्सिटीज की हुई, बट दे आर, उनका जो फोकस है, देयर फोकस इज ओनली थ्योरी। ये जो अभी मैंने सबसे बड़ा जो एक अलमिया है कि मेरा बच्चा जो है, वो मेरी जो यूथ जो है, वो 7 लाख 10 लाख 20 लाख या इवन इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। ठीक है। वहां पे BS फिनटेक करते हैं, बट दे डोंट नो कि फिनटेक है क्या। तो इसका क्या आपके ख्याल में किस तरह से प्रैक्टिकल्स? जी बिल्कुल।
तो असल चीज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई 7 लाख 10 लाख या वट एवर सो उस अमाउंट की एक डिग्री ली है, ठीक है, मैंने 3 साल 4 साल पढ़ा है, तो क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मेरे या आपके बच्चे ने अगर 10 लाख रुपया किसी यूनिवर्सिटी को दिया और BS फिनटेक की डिग्री करने के बाद अगर वो बाहर निकलता है और वो फॉर एग्जांपल मेरी एक फिनटेक है, तो उसमें आके इंटरव्यू देता है और वो फेल कर दिया जाता है इसलिए कि उसके पास सिर्फ थ्योरी है, उसके कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको ये नहीं पता कि फिनटेक के अंदर कौन कौन सी चीजें परफॉर्म की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। पेमेंट सोल्यूशन एक मैंने नाम तो ले दिया, वेल्थ मैनेजमेंट नाम तो ले दिया, इंश्योर टेक का नाम ले दिया, बिल्कुल डिजिटल लैंडिंग का नाम ले दिया, लेकिन वो जो चीजें जो वो एक थ्योरी की हद तक नहीं होनी चाहिए जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। जैसे अगर आप कमर्शियल बैंक में कोई बच्चे आते हैं या इंटर्नशिप्स पे बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप्स करवाती हैं, उसके लिए भी मैं अगेन जो है ना आई फील सॉरी कि इवन बैंक्स में भी बच्चे आते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, पेप्सी में, कोक में, बिल्कुल सफायर में लोग जाते हैं, तो वो जहाँ पे वहां पे उनको सिखाया कुछ नहीं जाता। इंटर्नशिप वाले बच्चे को ट्रीट ये किया जाता है कि ये बच्चा आया तो इससे ऑफिस वर्क या एडमिन का कोई काम करवा लो 2-3 माह में, इससे सपोर्ट मिल जाएगी, तो उसके बाद हम इसको जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर्नशिप्स आर नॉट क्लियर एट ऑल। तो फिनटेक जो है ना एक इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और इसको इसके अंदर मैं अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहली चीज है कस्टमर जर्नी। वो क्या चीज है? कस्टमर जर्नी क्या है कि कस्टमर ने कैसे ऑन बोर्ड होना, ठीक है, सबसे पहले तो उसको ये सिखाया जाना चाहिए। हालांकि इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, लुक्स लाइक वेरी इजी, लेकिन जब फिनटेक के पीछे जो उसकी बैकएंड के ऊपर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसके वो बहुत हैक्टिक होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स काम कर रहे हैं और उनकी इंटीग्रेशंस कैसे आपस में हो रही हैं, जो है वो उसका कौन सा स्विच उसके पीछे काम कर रहे हैं, कौन से स्विचेस के साथ काम करना चाहिए, फिर उसकी इंटीग्रेशन उसके कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ, या फिनटेक ने जो कोई सिस्टम खुद परचेज किया हुआ है तो उस सिस्टम के साथ वो कैसे काम करेगा कैसे कोलैबोरेट करेगा। अगर वो उस बच्चे को ये नहीं आता तो उसकी डिग्री वो किसी काम की नहीं है। ब्लॉकचेन इट इज, और मैं हमेशा ये कहता होता हूँ फिनटेक इज एन अम्ब्रेला, ठीक है, और उसके नीचे जो ये टास्क हैं जो परफॉर्म हो रहे हैं वो AI भी है, वो ब्लॉकचेन भी है, Web3 भी है, तो फिनटेक एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे डिफरेंट शॉप्स हैं। ओके, ऑलराइट। ब्लॉकचेन आपने पुराने जमानों में, यानी हमारे जमानों में हमारे जमानों में देखा होगा, बड़ी बड़ी लेजर्स होती थी, बही खाते होते थे। अब इसको यूं कर ले, अच्छा, दुकानदार जो है ना अपना बही खाता जो है ना मेंटेन कर रहा होता था, आज मैंने इतनी की चीजें बेची हैं, ठीक है, और इतने की चीजें जो है मैंने खरीदी हैं, उनमें से मैंने आज शाम को अगर 100 रुपए की चीजें खरीदी थी तो उसमें मैडम गुलसाना मंशा का उसने पेज बनाया हुआ कि ये मेरे से उधार लेती हैं आके अच्छा, तो इन्होंने मेरे से आज जो है ना 50 रुपए की चीजें लेके गई, ठीक है, और वो अगला पेज उसने नाजिश अली का बनाया हुआ है कि इसने जो है ना इतने पैसों की चीजें मेरे से ले गया और इसने महीने बाद मुझे पैसे देने। लाइकवाइज उसकी डिफरेंट, उसने हर बंदे का हो सकता है उसने 100 कस्टमर उसके हों तो उसने 100 पेजेस बनाए होते थे, ठीक है, तो वो एक बही खाता जिसे हम कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में कह लें कि लेजर कहते हैं, ठीक है। अब उस लेजर के ऊपर क्या है? डाटा, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको हमने ब्लॉकचेन की जो है ना, ब्लॉकचेन आज वही चीज है, लेकिन ब्लॉकचेन इज द मोस्ट सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ओके, किसी एक बंदे की एक्सेस में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हर बंदे की अपनी एक्सेस है और इसमें डाटा बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है। अब वो जो लेजर है उसमें किया क्या जाता है कि एक बंदे का जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो रिकॉर्ड की जाती हैं। उस ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका एक हैश क्रिएट होता है। अब वो हैश क्या है? उसका रेफरेंस नंबर, कि उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर क्रिएट हो जाता है। अब उस हैश के आगे
उस जो है वो हर पेज के ऊपर वो हैश जो है वो एक नया हैश जनरेट होता जाएगा, कोड। तो वो एक ब्लॉक है, वो एक पेज जो है वो एक ब्लॉक है। तो उसके ऊपर उसका डाटा और उसका हैश, उसका रेफरेंस नंबर जो है वो क्रिएट हो गया। अब जब वो नेक्स्ट पेज यानी गुलसाना मंशा के पेज से वो चला गया नाजिश अली के पेज के ऊपर, ठीक है, तो वो जो नाजिश अली के पेज पे आया तो उसने पुराना जो हैश था गुलसाना मंशा के पेज वाला, उसने वहां पे रिकॉर्ड किया कि फर्स्ट पेज के ऊपर गुलसाना मंशा का पेज मौजूद है, ठीक है। तो उस ब्लॉक का रेफरेंस जो है उसने नेक्स्ट ब्लॉक में भी दे दिया। अब जब थर्ड कोई आएगा तो उसने दोनों का रेफरेंस वहां पे दे दिया, फोर्थ आया तो फोर्थ का रेफरेंस दे दिया, बिल्कुल ठीक है। तो अब 100 के ऊपर रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अब ये सारा कुछ एआई के थ्रू हो रहा है? नहीं, ब्लॉकचेन एक अलग चीज है, एआई एक डिफरेंट चीज है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, नो डाउट ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर सिस्टम। अच्छा, blockchain is, you find it is more secure than artificial intelligence? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग सिस्टम है। ब्लॉकचेन के तो देखें, मैंने बात की क्रिप्टो की, बिल्कुल, तो बिटकॉइन जो है वो इज पावर्ड बाय ब्लॉकचेन। ऑलराइट, तो ब्लॉकचेन की अब उसमें एआई का तो कोई जिक्र नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। देखें, अब इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि आपने बैंक में जाते हैं तो बैंक की ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। नाजिश अली ने पैसे ट्रांसफर किए मैडम गुलसाना मंशा को, ठीक है, उन्होंने 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया, राइट, ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड किसके पास है? बैंक के पास मौजूद है, बैंक के पास मौजूद है, ठीक है, ठीक है। अब 1 लाख रुपया मैंने आपको भेजा या आपने किसी और को भेजा या उसने, तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो बैंक के पास मौजूद है, वो एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट है। अब ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट जहां पे आपको किसी के डाटा की प्राइवेसी आप नहीं रख सकते, वो जो प्राइवेसी है उसका कंट्रोल आपके पास है। बिल्कुल तो मेरे पास कितने बिटकॉइन हैं, कितने इथेरियम हैं, कितने सोलाना हैं, वो मुझे पता है, बिल्कुल, वो आपको नहीं पता हो सकता, बिल्कुल ठीक है। तो लाइकवाइज जो चीजें आपके पास वो जो है क्रिप्टो करेंसी है वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता हो सकती। बिल्कुल ठीक है। नाजिश भाई, फिनटेक आपने बता दिया कि हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग को बेसिकली अब कुछ एवोल्यूशन की तरफ लेके चली गई है फिनटेक। क्या फिनटेक के रिस्क्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस वक्त इस टेक्नोलॉजी के साथ? कौन से चैलेंजेस हैं? क्योंकि आपको मैंने देखा है, मैं आपके इवेंट्स में भी आ रही हूँ, जिस तरीके से आप इसको स्प्रेड कर रहे हैं और प्रैक्टिकली आपके पास बहुत ज़्यादा इसका एक्सेस है। एक आम आदमी के लिए क्या चैलेंजेस और रिस्क्स फिनटेक को इस्तेमाल करते वक्त हो सकते हैं? देखिए, फिनटेक के रिस्क जो है वो बहुत कम है, इसके ज्यादातर फायदे ही हैं। जैसे पेमेंट सोल्यूशन ने आपकी जिंदगी आसान कर दी, रास्त जो है ना वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो जो एक उसमें था कि जो फंड्स ट्रांसफर करने के लिए कुछ पैसे लगते थे तो वो भी वो खत्म हो गया, और रास्त के थ्रू आप मोबाइल टू मोबाइल पैसे आप किसी जगह पे भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया आपने। तो फिनटेक ने आके लाइफ को आसान किया है। अब हर इजी पैसा जो है वो आप देखेंगे, आपकी मेड जो है वो भी कहती है जी मुझे इजी पैसा कर दे, तो वो आपकी इकोनॉमी जो है जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चली गई है। आपकी इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बन गई, जिसमें अब आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो विजिबल हैं। हाँ। तो आप उसमें आपने अपने लोगों को टैक्स नेट में लेके आना है तो आपको उसमें जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास जो है बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी क्लियर है, बिल्कुल। तो फिनटेक ने लाइफ आसान की है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इट इज द वेरी गुड बिजनेस फॉर इन्वेस्टर्स। रियली? यस, ओके। उसकी रीजन में एक छोटी सी एग्जांपल, बल्कि इजी पैसा जायज कैश की एग्जांपल्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक फिनटेक है पायोनियर। ओके, पायोनियर इज आल्सो वेरी गेटिंग वेरी फेमस। तो पायोनियर का जो सिर्फ लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है वो $260 मिलियन है। गुड हेवंस, रियली? यस। तो वो भी एक फिनटेक है। वाओ। वो भी पेमेंट सॉल्यूशंस पे काम कर रही है। स्ट्राइप देन अदर एग्जांपल, ह्यूज प्रॉफिट्स। पेपॉल, ह्यूज प्रॉफिट्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बहुत एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए
एक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान इकोनॉमी में बहुत से लोग हैं मेरे अपने पाकिस्तान में जिनको ये समझ नहीं आती कि मैं पैसे हैं मैं क्या करूं। मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके बैंकों में पड़ा हुआ है नहीं, और बैंकों में पड़ा होने के अलावा जो है बहुत से मेरे दोस्त हैं ऐसे हैं जो जिनको एक ही चीज समझ आती है कि मैंने पैसा है तो मैंने जमीन खरीद लेनी। हाँ, the typical conventional investments, मैंने जमीन खरीदनी है या मैंने जो है प्लॉट खरीद लेना है, नहीं तो और अगर मैंने छलांग लगाई तो मैंने प्लाजा बना लेना है और उसका मैंने रेंट बैठ के किराया खाना है। नाजिश भाई के साथ हम जनाब यहीं से गुफ्तगू का आगाज दोबारा करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम पे टाइम हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का। हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं जनाब वापस अपने प्रोग्राम छुपे खजाने में। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए गए थे। नाजिश अली साहब अभी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक, और हम बात कर रहे हैं इनके साथ फिनटेक के ऊपर। हम इनके साथ बात करेंगे Web3 के ऊपर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से डिसीजन मेकिंग और फ्रॉड डिटेक्शन के बीच में काम कर सकती है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अब जो करने जा रही हूँ वो अपने इसी सवाल से करूँगी कि नाजिश भाई, अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी AI ने बहुत काम ख़राब कर दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे फ़ोन्स अगर बंद भी पड़े हुए हैं तो इसमें कोई ना कोई डिटेक्शन है जो हो रही है, कोई ना कोई डिटेक्ट हो रहा है हमारा डेटा। अगर हम एक कॉमन टॉक कर रहे हैं, हमारे लाउंज के बीच में फ़ोन टेबल के ऊपर पड़ा है, और इसमें किसी हद तक जो एग्जांपल मैंने लोगों को कहते हुए देखा वो ये देखा कि सपोजिटली मैं, और ये मेरे साथ भी हुआ, कि मैं एक दिन बैठ के कह रही थी कि फलां एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, शी इज़ माई फेसबुक फ्रेंड, तो पता नहीं उनकी पोस्ट्स मेरे फेसबुक पेज पे क्यों अब नहीं आ रही ना, मतलब मेरी स्ट्रीम में क्यों नहीं आ रही। और आप यकीन जानें कि मेरा ख्याल है मैंने 5 मिनट के बाद जब अपनी फेसबुक खोली तो ऐसे लगा जैसे फेसबुक ने मेरी वो बात सुनी ऑन द फर्स्ट पोस्ट दैट अपीयर्ड आफ्टर सो मेनी मंथ्स। या तो हो ना कि 3-4 दिन की बात हो तो मैं कोई ये कोइंसिडेंस हुआ है, मतलब तकरीबन 5-6 महीने के बाद मैंने देखा कि उनकी पोस्ट मेरे सामने आ गई। और फिर इसी तरह की 1-2 चीज़ें जो कि मैं सिर्फ अपनी बेटी के साथ डिस्कस कर रही थी कि वो जो हम उस वक्त कर रहे थे वो अगर वापस सामने आ जाए, हमने कहीं लिंक खो दिया है, कुछ सेकंड्स के बाद वो लिंक हमारे सामने आ गया। नाउ वी आर टॉकिंग अमंगस्ट ईच अदर। क्या AI करंटली इस्तेमाल किया जा सकता है AI को, एक तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए और दूसरा फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जी। और कितना हमारा डेटा सेफ हम फील कर सकते हैं? मतलब ये जो 2 चीजें थी, इसके बाद तो मुझे लगा कि घर की मासी बन गया। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। हाँ जी, इसको आज आप क्लियर करें। मिसकंसेप्शन इस तरह है कि आपने जो डिफरेंट क्वेश्चन मुझे कर दिए, ये क्वेश्चन आपने मुझे एक नहीं पूछा, इसमें आपने कम से कम मुझे 5 क्वेश्चन कर दिए। पहली चीज आपने जो बात की कि मेरा फोन मेरी बातें सुन रहा, वो है Web2, उसका ताल्लुक AI से नहीं है। ठीक है, Web1 जब आया था 1989 में, तो हम अपना जो है ना इंटरनेट के ऊपर सिर्फ चीजें रीड किया करते थे, बिल्कुल कंटेंट रीड कर लेते थे, गूगल यानी कोई सर्च की, कंटेंट रीड कर लिया, नथिंग एल्स। बिल्कुल। उसके बाद अराउंड 2003 और 4 के अंदर जो है वो Web2 आया, जिसको आज तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? वो सोशल मीडिया है। Web2 इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, ओके। अब उसमें जो अभी आपने बात की फेसबुक की, तो फेसबुक ने आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाया। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जब हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट आपने क्रिएट किया, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टा है, वो अपना स्नैपचैट है, तो सब आपसे एक फॉर्म फिल करवाया। जी बिल्कुल। अब फेसबुक ने जब वो आपसे डाटा ले लिया, तो अब अगर कभी आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हो तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैं आपका डाटा यूज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लिखा होता है। इवन वो यहाँ तक भी कुछ जगहों पे ऐसी भी है, मैं फेसबुक का नॉट पर्टिकुलरली फेसबुक, कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि हम आपका डाटा यूज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आपने उनको बगैर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए आपने एग्री किया और आप आगे चले गए। ठीक है, तो आपने अपने हाथ काट के तो खुद दे दिए। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता रहा हूँ
जिसके कि ऊपर हम जब लोगों को आपने अपना डाटा खुद दे दिया हाँ तो उसके बाद वो डाटा यूज कहाँ पे होता है? वो डाटा आपको आपके एडवर्टीजमेंट आपकी मुताबिक जो बात आप कर रहे हैं वो वाले कंपनीज जो है वो डाटा खरीदती हैं। ओके वो डाटा जब उन्होंने खरीद लिया तो फॉर एग्जांपल उसने अपने शूज बेचने हैं और आपने शूज की बात की तो वो शूज उसने आपको दिखाने शुरू कर दिए। वो कहाँ से उसके पास चीज आई? जो डाटा आपने खुद जो है फॉर्म फिल करके दिया हुआ था, तो उसके पास वो डाटा वहां से आ गया। बिल्कुल ठीक तो है। जब उसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है तो वो जो चीज जिस चीज की बात होती है कंपनीज उस चीज के लिए पे कर रही होती हैं, बिल्कुल ठीक है। और वो डाटा वो आपको सामने शो करना शुरू कर देती हैं। देता है। इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूँ Web3 की। जी बिल्कुल। Web3 इज अ हाँ। सिक्योर्ड, उसमें डाटा प्राइवेसी जो है वो आपकी है, जबकि Web2 में आपकी डाटा प्राइवेसी नहीं है। वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड डाटा है। इवन टिकटॉक जो है उसका तमाम डाटा, टिकटॉक इज अ चाइनीज जी बिल्कुल जो है ना वो साइट है, तो बिल्कुल। उसके ऊपर वो सारा डाटा जो है वो चाइना को शेयर किया जाता है। ओके। तो जब आपका डाटा पूरी दुनिया का जो है वो टिकटॉक पे वो चाइनीज के पास मौजूद है, तो फिर आप कहें कि चाइनीज जो है ना उनके पास जो है ना हम उनसे कुछ चीज छुपा लें, तो कैसे छुपाएंगे? फिर कैसे छुपाएंगे? फिर आप फेसबुक किसका है? तो वो जो कंट्री है फेसबुक के पीछे, जो पीछे बिल्कुल, तो वो उनके पास सारा डाटा मौजूद है। राइट, बिल्कुल सही। तो Web3 जो है, Web3 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसके अंदर आप अपने डाटा के खुद ओनर हैं। ओके। तो उसमें आपका डाटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर है। अब Web3 इज बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। ऑलराइट। तो जब ब्लॉकचेन के ऊपर अब वो कनेक्शन मेरे सामने आया जो मेरा सवाल नंबर 1 था कि इन सब में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ओके। तो अब वो ब्लैक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन है कि आपके डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे और आपके ब्लॉक का रेफरेंस दूसरे के पास है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कहता है कि मैं जो 99 नंबर पे जो बंदा है उसका डाटा जो है ना वो खराब कर दूं, डिसरप्ट कर दूं, तो वो नहीं कर पाएगा? कर लेगा, लेकिन वो उसको तो सालों लग जाएंगे उसको करते हुए, क्योंकि मिलियंस ऑफ जो ब्लॉक्स हैं उनमें से वो 99 नंबर वाले का डाटा अगर करेगा तो वो सारी पूरी ब्लॉक ही सारी हिल जाएगी, पूरा उसका सारा का डाटा हिल जाएगा। तो इसलिए वो उसको छेड़ नहीं सकता। अब दूसरी तरफ अगर फेसबुक है तो वो किसी का डाटा भी जो है ना आपको अकाउंट बंद कर सकता है किसी वक्त भी, क्योंकि उसके इख्तियार में है। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एग्री की हुई है उसके साथ। टिकटॉक वो किसी वक्त भी ब्लॉक कर सकता है। प्ले स्टोर पे जो है ना ऐप जो पड़ी हुई है जो गूगल के पास है, गूगल किसी वक्त भी उसको ब्लॉक कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड डाटा है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा और डिसेंट्रलाइज्ड डाटा का ये फर्क है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड Web3. दिस इज द कनेक्शन बिटवीन ब्लॉकचेन एंड Web3। और इनका अब्बा है फिनटेक, है ना, वो इनके फादर हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि एआई के ऊपर। हाँ जी, कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले कर सकता है और फ्रॉड डिटेक्शन क्या एआई कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ओके। अब एआई की 10 स्टेजेस हैं। मैंने आज तक जो है वो मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है उनकी स्टेजेस को भी पढ़ाया जाता हो एआई की। देयर आर 10 स्टेजेस जिसमें अगर मैं स्टार्ट करूं तो रूल बेस एआई है, कॉन्टेक्ट बेस एआई है, जी बिल्कुल, फिर उसके बाद नैरो डोमेन एआई है, ठीक है, फिर अगर मैं जाता हूं रीजनिंग एआई है, वाओ, अब फिर जो है आ जाती है आर्टिफिशियल जनरल जो है वो जी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। लाइकवाइज आपकी आ जाती है सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी आ जाती है ट्रांसेंडेंट एआई है, फिर कॉस्मो एआई है, सेल्फ अवेयर एआई है, और उसके ऊपर एंड पे आ जाती है गॉड लाइक एआई है। और हम आखिरी वाली तो मुझे बहुत जी गॉड लाइक एआई जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप जो अगर उस एआई की बात करते हैं उसमें जो एआई के स्पेशलिस्ट हैं अगर वो कहते हैं एज्यूम ये करते हैं कि व्हाट वी विल थिंक वी कैन डू।
ऑलराइट, वो बात करते हैं आप फॉर जो कॉस्मो एआई है, वो कॉस्मो एआई जो है वो डेटा साइंस बिलीव करती है कि हम इवन यूनिवर्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, यूनिवर्स के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग एआई। इज अ कॉस्मो एआई जो कि जिसकी स्टेज नंबर 9 है। तो गॉड लाइक एआई की बात वो ये करते हैं कि व्हाट वी कैन थिंक, इवन कुछ भी हम चेंज कर जो है ना वो यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को ही हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक जाती है। हम जो एआई अभी तक कर रहे हैं वो हम 3rd और 4th स्टेज की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं जो है डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, रशिया, इनकी बात करता हूँ, दे आर ऑन द 7th और द 8th स्टेज पहुंच गए हैं वो, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। वो यूनिवर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, खासतौर पे डेटा साइंस और स्पेस साइंस के अंदर, तो उससे काम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जहां तक बात की फ्रॉड रोकने की, तो वो तो बहुत ही छोटी चीज आ जाती है। वो तो है कि आप उसकी एक एबिलिटी है सेंस करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि वो मशीन को लर्न करते हैं। मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है। कि मशीन को ट्रेन कर दिया गया कि इस तरह का रूल इसके अंदर फीड कर दो कि अगर इस तरह का फ्रॉड कभी हुआ था तो तुमने मुझे पॉपअप कर देना, फौरन बता देना कि ये इस डाटा की बेस पे इस तरह का फ्रॉड हुआ था, तो ये डिटेक्ट तो वो डिटेक्ट फौरी कर देगी। तो आज बैंक्स में भी एआई के ऊपर जो है, फिनटेक्स में तो बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है कि वो जो है जनरेटिव एआई जो है, मैं यही कहने लगी और थी, जनरेटिव एआई तो आ गया हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो उसको हेल्प आउट करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको हेल्प आउट करती है और वो बड़ा इजीली डिटेक्ट कर देती है। क्यों? कि उसके पीछे केस स्टडी है। आप बात करते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी है। जी बिल्कुल। अब चैट जीपीटी से जेमिनाई है, डीप सीक है, परप्लेक्सिटी तो है, वो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं ग्रॉक यूज करता हूं, जो कि आप ग्रॉक यूज करते हैं, इसका है एलोन मस्क का है। हाँ, एलोन मस्क का है। उसकी और उसकी आप फाइंडिंग्स में भी आपको फर्क नजर आएगा। तो आपने वो जो ये सारी चीजें जो ये एआई है, दिस इज एआई। सिरी मुझे जो है वो फोन मिला दो, ये नंबर 2 स्टेज की एआई है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एडवांस नहीं है। हाँ जी। आप जो है वो क्लॉक पहले क्या होता था, जो सबसे पहली बात जो मैंने की थी, जैसे रूल बेस एआई। तो रूल बेस एआई क्या होता था, आपने अलार्म लगा दिया, आपको उसने 7 बजे उठा दिया, आपको 7 बजे जगा दिया। बिल्कुल रूल बेस, रूल सेट कर दिया, रूल सेट कर दिया उसके लिए। तो उस रूल की बेस पे आपने अपने सिस्टम को एक रूल दे दिया कि मेरे अगर इस तरह का कभी जो फ्रॉड आए तो आपने मुझे बताना है। अब वो मशीन लर्न कर रही है उससे, तो वो उस तरह के और जितने भी फ्रॉड होंगे वो फौरी तौर पे आपको डिटेक्ट कर देगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये इस सवाल का भी जवाब आ गया कि क्या एआई को हम ट्रस्ट कर सकते हैं सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा के लिए? तो मेरे ख्याल है जो वो मैंने आपको प्राइवेसी उसका मैंने बताया कि सेंसिटिव डाटा जो है उसके लिए सबसे जो बेहतरीन है वो ब्लॉकचेन है, और Web3 जो है वो है ही उसकी बेस के ऊपर। नाजिश भाई, इलॉन मस्क का पिछले साल मुझे याद है मैंने एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर देखा था, अमेरिकन चैनल के ऊपर। वो खुद जैसे एआई को एक ब्रेक देने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए एआई को हमें शट डाउन कर देना चाहिए। दूसरी तरफ रिसेंटली मैंने एक पोस्ट पढ़ी जिसके बीच में उन्होंने लिखा हुआ था कि चाइना ने अपने एआई सर्वर्स को पानी में, ओशन में डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है जब आप एआई को कोई एक भी प्रॉम्प्ट देते हैं। तो इतना ज़्यादा अगर मार्केट इस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी में चली जाएगी, और ज़ाहिरी बात है सबसे पहले जो हमने प्रिजर्व करनी है वो तो इंसानी जान है ना, कि अगर पानी ख़त्म हो जाता है, या इन एआई के जैसे जो लिटरेचर के लोग हैं वो कहते हैं कि जी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर इफेक्ट आ रहा है एआई के आने की वजह से, और ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ करने की वजह से, तो हम बच्चे को या इंसान को अपाहज करते चले जा रहे हैं बीइंग डिपेंडेंट ऑन दीज। और इसके अलावा ये जो चाइना वाली बात मैंने आपके साथ की, एलॉन मस्क का अपना कंसर्न इससे रिलेटेड, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप?
देखिए जो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरे कानों तक बात पहुंची कि एआई को बंद करने की बात की, कुछ कोशिश भी की गई, बिल्कुल, लेकिन ये बंद नहीं हो सका। क्यों? मैंने आपको इसकी स्टेजेस बताई कि 6-7 स्टेजेस के जी अंदर बिल्कुल, जो है वो तो मैं सुन के आज वो मेरे ऐसी लिए चीजें हैं कि वो दे बिहेव रोबोटिक्स जो हैं, रोबोट्स, वो बिल्कुल रोबोट्स जब आप उसको एक अपना रोबोट बनाएंगे तो वो ही विल फील लाइक यू, वो हाँ, ह्यूमंस की तरह बिहेव बिहेव करेगा, वो करेगा, फील फील करेगा, उसके करेगा अंदर सेंसेस होंगी। जी तो वो जो आपके हवासे खमसा जिसे हम कहते हैं, जी बिल्कुल, जो 5 सेंसेस हैं, उन सारी तो उसके अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो फिर आप उसको कैसे रोक पाएंगे? और जो मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मो एआई की, या जो है वो सुपर इंटेलिजेंट एआई की, गॉड लाइक एआई की, तो उसमें वो ट्रिलियंस ऑफ ब्रेन्स जो है उस एक रोबोट के अंदर है। होगा, तो वो आप एक इंसान को जो है ना वो नहीं रोक पाते, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये चलता रहेगा साथ दिस साथ, विल कैरी है ना, ऑन। ये दिस विल कैरी ऑन, बिल्कुल ठीक है। नाज़िर भाई, क्रिप्टो करेंसीज के अलावा व्हाट आर द मोस्ट पावरफुल यूजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? मैंने आपको क्रिप्टो की तो एक एग्जांपल दी ना। हर वो जगह पे जहाँ पे फाइनेंस यूज हो रहा होगा, है, फाइनेंस, वहां पे ब्लॉकचेन से सिक्योर सिस्टम कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये भी आपने बता दिया, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कितना ज़्यादा सिक्योर है हमारे लिए ब्लॉकचेन। अब हम बात करते हैं वेब 3 की। अभी सीधा वाला इंटरनेट तो चल नहीं रहा पाकिस्तान में, आप वेब 3 की बात कर रहे हैं, है क्या वेब 3 और किस तरह, क्या ये इंटरनेट की कोई फॉर्म है? मैंने वेब 3 आपको बताया कि वेब 3 इज बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। और वेब 3 के अंदर जो हमने जो चीजें, सोशल मीडिया, वेब 2 क्या है? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया जो है उसके अंदर हर चीज आपकी प्राइवेसी जो है वो नहीं है। और वेब 3 जो है वो आपकी प्राइवेसी, सबसे बड़ा जो चीज है आपकी डाटा प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है। फिर देखें दुनिया में, पाकिस्तान में अगर मैं बैंकिंग के टर्म में बात करूं तो पाकिस्तान में कंप्लायंस जो है, रेगुलेटरी कंप्लायंस की फिनटेक्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, CFT, कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म, या CPF यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग। तो इस तरह हम जो है वो इसकी बेस के ऊपर अपनी कंप्लायंस करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस, और जो है वो पूरा हमारा जो सिस्टम चलता है बैंकिंग का वो इस पे। अब यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप जो है इसके अलावा PSD2 और GDPR के ऊपर जो है अपनी सारी कंप्लायंस करता है। अब GDPR और PSD2 प्योरली जो है वो डाटा के ऊपर उनका बेस है। तो वो सारी जो ऑडिट और कंप्लायंस है वो डाटा के ऊपर होती है। तो जब आपका डाटा जो है वो सिक्योर नहीं होगा, या आप सिक्योर नहीं है, आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है पीछे एक कंपनी बैठी हुई है और उसके पास डाटा सारा मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है यू आर नॉट सेफ, आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिल्कुल। तो लाइक जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड, आप ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा करते हैं, तो ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन लाजमी बात है, आप कहीं ना कहीं तो अपना डाटा दे रहे हैं, तो उस कंपनी के पास तो डाटा सेव हो गया ना आपका। आपको लगता है कि हम बहुत तेजी से इन टेक्नोलॉजीज को विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सेंसिटिविटीज और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझे बगैर हम बहुत तेजी से इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब कोई चेंज आती है तो उसको आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लें, आप उतनी जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और जितनी आप उसको रेजिस्ट करते हैं उस चेंज को, तो आप पीछे रह जाते हैं। तो दुनिया के साथ चलने के लिए, अपनी पेस को, अपने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। उसको लर्न करना चाहिए। उसकी चीजों को लर्न करके उसके अंदर अपना आप अपनी सस्टेनेबिलिटी जो है उसके अंदर ढूंढ लेनी चाहिए। नाज़िर भाई, हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। क्या एडवाइस देंगे आप एंटरप्रेन्योर्स को जो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं टू एंटर दिस स्पेस जिसकी आज हमने बात की, दैट इज फिनटेक, एंड अंडर फिनटेक ऑफ कोर्स वेब 3, ब्लॉकचेन और AI हो गया और वेब 3 हो गया।
देखें, these all four components are very essential for any business. एनी बिजनेस। आज सोशल मीडिया के बगैर कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस को, अपने डाटा को सिक्योर भी करना है, बहुत जरूरी। तो अब उसके लिए अगर अभी हम वेब 2 पे हैं, दुनिया वेब 3 पे चली गई है, तो उसको एक अपनी डोमेन या अपना डाटा खुद प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए उसको खुद उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, मैंने इन्वेस्टर्स की बात की कि मेरे नज़दीक फिनटेक्स, बैंकिंग, दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो लोगों को जो है वो रियल एस्टेट से निकल के तो इस तरफ आना चाहिए, लेकिन अपने आप को एजुकेट जरूर करें, एजुकेट करें अपने आप को जो है वो, और इन बिजनेसेस में आए। उससे होगा क्या कि उनकी जो जनरेशन्स हैं वो एक पढ़ी लिखी जनरेशन्स आएंगी और उनको पता होगा कि हाउ वी कैन ग्रो आवर बिजनेसेस, रादर देन रियल एस्टेट में अगर वो किराया खाता रहेगा तो उसकी अगली जनरेशन जो है वो भी उसी तरह आएगी, वो भी सिर्फ जो है उस किराए को उसके रोटेशन में रहेगा उसका। ठीक है नाजिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म नहीं होता तो सवाल और भी बहुत थे, लेकिन इंशाल्लाह डेफिनेटली चूँकि आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं तो हम आपसे फिर भी रुजू कर सकते हैं दोबारा। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब इनोवेशंस हो रही होती हैं, जब रेवोल्यूशंस हो रही होती हैं और जब रेजोल्यूशंस हो रही होती हैं, उसके ऊपर अपने माशरे को एजुकेट किया जाए। मेरे आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आप लोगों तक ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़िश भाई की बातों से आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, एंड मे बी today's talk can set a way forward for you when you're setting up your business or when you're running your company. और मे बी जो बच्चे हैं उनके लिए ये इस तरह से अच्छा हो गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में इस तरह के नॉलेज नहीं दिया जाता और बहुत ही थ्योरी के ऊपर बेस कर दिया जाता है। नाज़िश भाई ने आज बहुत आसान लफ्ज़ों में चीज़ों को हमारे सामने खोल दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। Until next time, this is Gulsana Manshah signing off from छुपे खजाने।